एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर्स। पहले इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे सारे। फर्स्टली हम देखेंगे 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ठीक है, ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। थीम क्या है इस बार की? A world without barriers, the role of language professionals in building culture, understanding and lasting peace। अब ये क्या है, जो भी ट्रांसलेशन होती है, जैसे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कोई भी बुक्स वगैरह को हम ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी लिटरेचर को हम ट्रांसलेट करते हैं, उसके लिए ये डे को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। बिना ट्रांसलेशन के अभी देखो जो हमने बुकर प्राइज़ जीता है, जो आपका वो रेत समाधि वाला है, वो भी अगर ट्रांसलेट नहीं हुआ तो हमें नहीं मिलता। तो इस वजह से जो ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंस है वो ये दिन दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ठीक है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। इसकी थीम है न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर ग्रीनर शिपिंग, न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर ग्रीनर शिपिंग। 1 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। वेजिटेरियन होने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसमें लाइक कितने जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो चिकन्स हैं या गोट्स वगैरह हैं, वो कितने बच जाते हैं, वो सब चीज़ें भी इसमें बताते हैं, ठीक है। और वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ अक्टूबर को बनाया गया इस बार, मतलब अक्टूबर को ही ऑब्जर्व करते हैं, तो अक्टूबर है आपका वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ। आपने मुझे बताया कि सितंबर कौन सा मंथ मनाया था? हमने पढ़ा था ना हमने कि सितंबर भी एक मंथ होता है। वो कौन सा वाला मंथ मनाया था हमने कि सितंबर कौन सा मंथ होता है? 1 अक्टूबर को एक और हम डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स। ओल्डर पर्सन्स के लिए एक डे ये है जिसमें ओल्डर पर्सन्स की क्या कंट्रीब्यूशन रही है हमारी सोसाइटी में और उनका होना कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें, और कल्चर वगैरह को भी कितना प्रमोट करते हैं ओल्डर पीपल, वो सब चीज़ें इस दिन के द्वारा दिखाई जाती हैं। और थीम इसकी है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। किस तरह से वो चेंजिंग वर्ल्ड के साथ चेंज हो रहे हैं, वो इसकी थीम थी। 1 अक्टूबर को एक और डे हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम डे। नेशनल पेंशन सिस्टम डे ये एनकरेज करता है पेंशन को या आपके रिटायरमेंट के बाद की सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह को मतलब बनाना, उस चीज़ को एनकरेज करता है ये डे, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ हम लोग नॉन वायलेंस डे भी ऑब्जर्व करते हैं, गांधी जी के बर्थडे पे ही, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और वाइल्ड लाइफ वीक हम ऑब्जर्व करते हैं 2 से लेके 8 अक्टूबर तक, ठीक है, 2 से लेके 8 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक हम ऑब्जर्व करते हैं। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे हम ऑब्जर्व करेंगे जिसका इस बार की थीम थी शेयर्ड प्लैनेट। आपको मेनली डेज के साथ साथ थीम याद रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। वर्ल्ड स्पेस वीक हम ऑब्जर्व करते हैं अक्टूबर 4 से लेकर अक्टूबर 10 के बीच में। थीम उसकी है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। 5 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। अब वर्ल्ड टीचर्स डे है 5 अक्टूबर को, जो इंडिया का टीचर्स डे होता है वो कब होता है? 5 सितंबर को, ठीक है। थीम क्या है इसकी इस बार की वर्ल्ड टीचर्स डे की? दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। टीचर्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब बताएगा ये वाला दिन। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या CNG टर्मिनल हैज़ बीन लेड इन विच कंट्री? फॉलोइंग में से किसी एक कंट्री में वर्ल्ड का पहला CNG गैस का टर्मिनल बनने जा रहा है, तो कौन सी वो कंट्री है? वो कंट्री है इंडिया। इंडिया में ये CNG टर्मिनल बनने जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का ये पहला CNG टर्मिनल होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पॉइंटर्स देखते हैं। PM मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, अभी बना नहीं है ये, अभी जो आपका वर्ल्ड का फर्स्ट CNG प्लांट ये है टर्मिनल है, ये बना नहीं है। अब इसका फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने गुजरात में रखा है, ठीक है, भावनगर गुजरात में है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ इस टर्मिनल के साथ साथ एक ब्राउन फील्ड पोर्ट भी वहाँ पे उन्होंने उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ पे रखे हैं जो अराउंड 5200 करोड़ तक जिनकी रकम रहेगी, ठीक है। द PM ऑल्सो इनॉग्रेटेड द रीजनल साइंस सेंटर। एक रीजनल साइंस सेंटर भी PM मोदी ने वहाँ पे इनॉग्रेट किया है जो 20 एकर्स की ज़मीन पे फैला हुआ है, और ये जो है लगभग 100 करोड़ रुपए में बना है, ठीक है। इन इंडिया गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट टू गेट एन लिक्विफाइड natural gas या LNG terminal, and at present there are total 3 LNG terminals in गुजरात, ठीक है। पहला जो था वो कौन सा था?
दहेज करके एक LNG इम्पोर्ट टर्मिनल बना था जो 2004 में बन गया था, ठीक है। तो गुजरात मतलब पहली ऐसी स्टेट भी थी जहाँ पर LNG का भी एक टर्मिनल था, और अब CNG वाला टर्मिनल तो पूरे दुनिया का पहला बनने जा रहा है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इंडियन स्टेट विल डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क इन 10,000 एकर्स। तो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट सफारी पार्क भी इंडिया में ही बनने जा रहा है। ये पूछा गया कि इंडिया में कहाँ पे बनेगा ये वाला पार्क, तो ये बनेगा आपका हरियाणा में, ठीक है। आरावली रेंज में ये बन रहा है, हरियाणा में, आपको याद रखना है, ठीक है। दी हरियाणा गवर्नमेंट विल डेवलप दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी, बनने जा रहा है, अगेन ये भी बना नहीं है, बनने जा रहा है। 10,000 एकड़ तक की ज़मीन इसमें यूज़ होगी, और गुरुग्राम एंड नू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा में ये जो पार्क होगा ये फैला हुआ होगा। कहाँ पे? आरावली रेंज में। रेंज का भी आपको याद रखना है, ठीक है। आरावली रेंज में द शारजा जंगल सफारी अभी तक का, अगर ये पूछा जाए कि अभी बना हुआ कौन सा पार्क है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क है, तो वो अभी शारजा जंगल सफारी पार्क है। शारजा जंगल सफारी ये आपका 2000 एकर्स में फैला हुआ, तो लगभग इससे 5 टाइम्स बड़ा जो पार्क है वो गुरुग्राम में बनने जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये आपका UAE में है। हाँ, ये UAE में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका फेब 2022 में ही ओपन हुआ है वहाँ पे। और इसको ये टाइटल बहुत दिन तक नहीं रखना पड़ेगा, ये टाइटल अब आ जाएगा इस वाले पार्क के पास, ठीक है, कि सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का सफारी पार्क है वो इंडिया के गुरुग्राम में है। दिस स्कीम विल बूस्ट टूरिज्म एंड विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू हरियाणा के जो भी लोकल रेजिडेंट्स रहेंगे उनके लिए टूरिज्म से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भी बढ़ेंगी, जो इन सब काम में इन्वॉल्व होंगे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हरियाणा की बात करें हम, तो हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, और CM मनोहर लाल खट्टर। ये भी आपको याद रखना है, साथ के साथ ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट्स लेते चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आ गया है, रिलीज हो चुका है, उसमें इंडिया की क्या रैंक है ये हमसे पूछा है। तो इंडिया की रैंक इसमें 40th है, 40th रैंक है इंडिया की। टॉप 40 में इंडिया पहली बार आया है इस इंडेक्स में, ठीक है। इंडिया क्लाइम्स टू 40th रैंक इन दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली बैंक के एग्जाम्स में, तो ये याद रखना। इट इज़ अ ह्यूज लीप ऑफ 41 प्लेसेस इन 7 ईयर्स। 2015 में जो है इंडिया का क्या रैंक था? 81st पोजीशन थी इंडिया की इस इनोवेशन इंडेक्स में, मतलब बहुत ही ज़्यादा पीछे था। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 41 प्लेसेस जो है इंडिया बढ़ चुका है सिर्फ 7 साल के डिफरेंस में। इंडिया ने ये बहुत अच्छी अचीवमेंट की है, 40th प्लेस पे इंडिया आ गया है अब, ठीक है। और इंडिया और तुर्की है, अब ये याद होगा ना आपको कि टर्की का नाम अब बदल के तुर्की रख दिया गया है, तुर्की। तो इंडिया और तुर्की जो कि 37th पोजीशन पे है, ये दोनों पहली बार टॉप 40 में आए हैं, ठीक है। अगर ये बात करें कि इंडिया लास्ट ईयर क्या था इंडिया का रैंक इसमें, तो 46 था लास्ट ईयर वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में। इंडिया का रैंक 46 था, इस बार 40th है। स्विट्ज़रलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड ने, और 12th ईयर इन अ रो इसने टॉप किया है। पिछले 12 साल से स्विट्ज़रलैंड ही इस इंडेक्स को टॉप कर रहा है, तो इसके लिए आपको स्विट्ज़रलैंड भी याद रखना है, ये पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड के बाद कौन कौन है इस लिस्ट में? US सेकंड नंबर पे है, स्वीडन थर्ड पे है, UK जो है आपका 4th नंबर पे है, और 5th पे है नीदरलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ बैग्ड द टाइटल ऑफ इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पहले के कोई भी अवार्ड्स देखे होंगे, क्योंकि 6th टाइम जीता है तो आपको पता होगा कौन जीतता है इसको मैक्सिमम टाइम्स, इंदौर जीतता है, ठीक है। इंदौर ने ही इस बार भी इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड जीता है, ठीक है। डिटेल्स देखेंगे, इंदौर बैग्ड द टाइटल ऑफ इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th टाइम इन अ रो। सूरत इसमें 2nd नंबर पे है, ठीक है। इंदौर 1st पे है क्लीनेस्ट सिटी के नाम पे, और सूरत 2nd प्लेस पे है, फॉलोड बाय नवी मुंबई जो है वो 3rd प्लेस पे है क्लीनेस्ट सिटी में। इन दी कैटेगरी ऑफ सिटीज़ हैविंग अ पॉपुलेशन फ्यूअर देन 1 लाख। अब ये है आपका मोर देन 1 लाख वाली कैटेगरी, ठीक है। वो सिटीज़ जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है उसमें इंदौर ने टॉप किया है।
सेकंड पे सूरत और थर्ड पे नवी मुंबई है। वो जगह हैं, वो सिटीज़ जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कम की है, वहाँ पे महाराष्ट्र के पंचगनी ने टॉप किया है। ठीक है, महाराष्ट्र के पंचगनी ने टॉप किया है। सेकंड पे छत्तीसगढ़ का पतन है और महाराष्ट्र का करहद जो है वो थर्ड पे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हरिद्वार को जो है क्लीनेस्ट गंगा टाउन का खिताब मिला है इसमें। ठीक है, हरिद्वार को क्लीनेस्ट गंगा टाउन बनाया गया है इस एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये आपका इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 1 लाख की पॉपुलेशन वाला ही है। फॉलोड बाय वाराणसी। हरिद्वार के बाद जो है गंगा वाला टाउन कौन सा है क्लीनेस्ट? वाराणसी। थर्ड पे है ऋषिकेश। ठीक है, हरिद्वार, फिर वाराणसी, फिर ऋषिकेश। मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। बेस्ट परफॉर्मेंस जिसने की है स्वच्छ सर्वेक्षण को, जिसने मतलब प्रॉपर अप्लाई किया है अपनी स्टेट में, वो मध्य प्रदेश कर रहा है टॉप उस लिस्ट में बेस्ट परफॉर्मिंग की में। और सेकंड पे छत्तीसगढ़ है, थर्ड पे महाराष्ट्र है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इस वाले में आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेन पॉइंट्स याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस 6 स्टेट्स इन इंडिया। फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने अपना, अगर आपको ग्राम सेवा प्रोग्राम का पता होगा तो आपको पता होगा कि किस बैंक से रिलेटेड है। तो एक ग्राम सेवा प्रोग्राम है इस बैंक का, उसमें इन्होंने 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया एक तरह से, ताकि उनको चेंज किया जा सके। तो ये SBI ने किया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये ग्राम सेवा अभियान या ग्राम सेवा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है 6 स्टेट्स में। SBI अडॉप्टेड 30 रिमोट विलेजेस। 6 स्टेट्स में 30 रिमोट विलेजेस। रिमोट विलेजेस मतलब कि जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, बिल्कुल दूर दराज के इलाके होते हैं, उनको बोलते हैं रिमोट विलेजेस। तो 30 ऐसे रिमोट विलेजेस को इन्होंने अडॉप्ट किया है अक्रॉस द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 6 इंडियन स्टेट्स। अब स्टेट्स कौन कौन सी हैं सिर्फ एक बार नाम पढ़ लेना, याद रखना, मतलब अगर ऑप्शंस में आएगा तो एटलीस्ट आप फिगर आउट कर पाओगे कि ये उनमें से नहीं है। ठीक है, तो 6 इंडियन स्टेट्स जो हैं वो हैं हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। इन 6 स्टेट्स की 30 रिमोट विलेजेस को चूज़ किया है SBI ने। और ये जो अडॉप्शन है ये 4th फेज़ है SBI का ग्राम सेवा का, उसके अंडर इस अडॉप्शन को परफॉर्म किया गया है। अब ग्राम सेवा की बात हो रही है यहाँ पे, SBI ग्राम सेवा अभियान है क्या? ये एक SBI की स्कीम है जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की जाती है विलेजेस की बाय एक्टिव इंटरवेंशंस इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में SBI इन सारी विलेजेस में थोड़ी डेवलपमेंट करता है अपने एंड से। ठीक है, तो इसके लिए ये SBI ग्राम सेवा अभियान जो है या SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम जो है ये इन्होंने लॉन्च किया है और इसमें इन्होंने 30 रिमोट विलेजेस ऑफ 6 डिफरेंट स्टेट्स अडॉप्ट की है। एज ऑफ नाउ द प्रोग्राम हैज़ अडॉप्टेड 100 विलेजेस अक्रॉस 16 स्टेट्स इन 3 phases एंड ऑलरेडी completed 5 years। ये जो है SBI ग्राम सेवा, इसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक इन्होंने 100 विलेजेस को अडॉप्ट करके उनको बेहतर बनाया है। और ये 100 विलेजेस अलग अलग 16 स्टेट्स की थी। 3 फेजेस इनके हो चुके हैं, चौथा फेज़ ये है जिसमें इन्होंने अलग से और 30 जो नई रिमोट विलेजेस होंगी वो अडॉप्ट की हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर द पहाड़ी कम्युनिटी इन विच स्टेट या UT। अभी आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा इसके बारे में कि अमित शाह जी ने किसी एक स्टेट या UT के जो भी पहाड़ी कम्युनिटी होगी उसको ST का दर्जा दे दिया है। ठीक है, तो उसमें जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब के जो भी बेनिफिट्स रहेंगे वो वहाँ के लोग अवेल कर सकेंगे, जो भी पहाड़ी कम्युनिटी में वहाँ पे आते होंगे। तो ये कौन सी स्टेट या UT में है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो भी पहाड़ी कम्युनिटी रहेगी उसको ये बेनिफिट मिलने वाला है ST कैटेगरी के जो भी बेनिफिट्स होते हैं उनका। ठीक है, अमित शाह अनाउंस ST स्टेटस फॉर द पहाड़ी कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर एट द रैली। जो रैली कहाँ पर हुई थी? राजौरी, जम्मू कश्मीर में। द कम्युनिटी विल गेट ST रिजर्वेशन बेनिफिट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अभी कुछ प्रोसेस बचती है, उस प्रोसेस के बाद में जो है ST की रिजर्वेशन जितनी भी होती है, कहीं पे भी सीट्स रिजर्व हो रही हैं या फीस वगैरह में डिडक्शन हो रही है या कुछ भी ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो ST को मिलते हैं, वो इन लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे, पहाड़ी कम्युनिटी को। कम्युनिटी भी आपको याद रखने की कौन सी कम्युनिटी है और कहाँ से है। ठीक है, और उनको कौन सी कैटेगरी के अंडर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? ST के अंडर। ठीक है,
इन जनवरी 2020 पहाड़ी कम्युनिटी वॉज गिवन 4% कोटा इन अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहाड़ी कम्युनिटी को ही अब एसटी का दर्जा मिल रहा है। 2020 जनवरी में इनको 4% का कोटा मिला था, किस कैटेगरी के अंडर? ओबीसी के अंडर। अगर वहाँ पे कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ लिया कि पहाड़ी कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर की है उनको किस कैटेगरी के अंडर रिजर्वेशन मिल रही है, तो वहाँ पे ओबीसी भी वो डालेंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो अब ओबीसी नहीं टिक करना है, ओबीसी का पहले मिला था इनको कोटा 4% का, अब इनको एसटी का कोटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो वो आपने पढ़ा है, मनोज सिन्हा है, ठीक है। नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं फेमस वहाँ पर? दाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क्स जम्मू कश्मीर में हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं? बाल्टल थाजीवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तो नाम से आपको पता लग जाएगा, पर जो बाल्टल और थाजीवास वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 77th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली या UNGA 77 हेल्ड? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में मैं वही लेती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिर वो क्वेश्चंस नहीं मिस करने, ठीक है। 77th सेशन हुआ है UN की जनरल असेंबली का, कहाँ पर हुआ है ये हमसे पूछा है, तो ये USA में हुआ है, ठीक है। USA में ये सेशन हुआ है और इसको हमारे तरफ से इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है इसमें? इंडिया को एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। USA में ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग की एक थीम भी थी, वो क्या थी? अ वाटरशेड मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस, ये इसकी थीम थी। जयशंकर ऑल्सो अटेंडेड द हाई लेवल मीटिंग ऑफ द L69 ग्रुप on reinvigorating multilateralism and achieving comprehensive reform of the UN Security Council, which was also held in New York. अब ये भी एक काउंसिल था जो एस जयशंकर ने अटेंड किया था। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो UN जनरल असेंबली का 77th सेशन हुआ है, सेशन भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेशन हुआ है। 77th सेशन हुआ है कहाँ पे? USA में, ठीक है। थीम भी याद रख लेना। 8th क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमेशा क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना कि क्या पूछा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, और किस चीज़ का पूछा है, किस कमोडिटी का पूछा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर करना, कंफ्यूज मत होना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर शुगर का कौन बना है? इंडिया बना है, ठीक है। प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा हम ही कर रहे हैं शुगर पूरे वर्ल्ड में, और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा हम ही कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्टर अगर बोले तो एक्सपोर्टर के नाम पे ब्राज़ील टॉप कर रहा है। अगर ये पूछा जाता है कि शुगर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो वो ब्राज़ील है। सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे चाइना है और फोर्थ पे मैक्सिको। ये जो है ये लिस्ट आपकी एक्सपोर्टर्स की है, ठीक है, कि एक्सपोर्ट कौन कर रहा है शुगर को सबसे ज़्यादा, तो ब्राज़ील कर रहा है। और इंडिया इसी लिस्ट के साथ, ये जब ये वाली रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बना है, इसी के साथ इंडिया सेकंड एक्सपोर्टर भी बन गया लार्जेस्ट, ठीक है, शुगर का। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर किस चीज़ का है? इंडिया। ये तो सेकंड लार्जेस्ट बना ना शुगर का, लार्जेस्ट है राइस का, ठीक है, राइस का। व्हीट का कौन है? रशिया। व्हीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर नहीं, एक्सपोर्टर कौन है? रशिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। अ रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ मोर देन 5000 लाख मीट्रिक टन्स या LMT ऑफ शुगर केन वॉज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। प्रोड्यूस कितना हुआ था? 5000 लाख मीट्रिक टन्स प्रोड्यूस किया गया था गन्ना। उसके बाद जो शुगर बनी थी इससे, वो इससे कम थी, 350 हाँ आई गेस 350 LMT थी या ऐसा कुछ। आपको मतलब ये उतना नहीं याद रखना, ये जो यूनिट्स है ना आपको ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है इंडिया शुगर का, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का पूछें तो लार्जेस्ट है इंडिया, ठीक है। इन 2020 और 2021 इंडिया मेड रिकॉर्ड्स विद द हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ अबाउट 109.8 LMT। पिछले साल का ये जो डाटा है इसी के हिसाब से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बना है। इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने जो एक्सपोर्ट्स किए हैं वो 109.8 लाख मीट्रिक टन्स के किए हैं, और बिना किसी से कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस लिए, ठीक है। द शुगर एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्रॉम इंडिया अर्न फॉरेन करेंसी ऑफ अबाउट ₹40,000 करोड़। खाली इंडिया ने जो शुगर एक्सपोर्ट की है, उस शुगर एक्सपोर्ट के ही इंडिया ने लास्ट ईयर में 40,000 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री एज वेल,
ये मैंने आपको बता ही दिया। राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हु बिकेम FIH गोल कीपर ऑफ द ईयर 2021-22। FIH जो आपकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, इन्होंने अनाउंस किया है गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 2021 और 2022 के गोल कीपर कौन कौन बने इसमें? मेल्स की जो मेंस की कैटेगरी होती है उसमें PR श्रीजेश बने हैं, और जो फीमेल कैटेगरी है उसमें सविता पुनिया, ठीक है। ये आपके एक कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, AIDF और समथिंग, उनके AIF आई गेस, ये ना दूसरी एक फेडरेशन थी, दूसरे किसी फेडरेशन का रिकॉर्ड आया था गोलकीपर का, उनमें ये बने थे गोलकीपर ऑफ द ईयर, ठीक है, इसी साल का है ये भी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर FIH का पूछ रहे हैं तो आपने PR श्रीजेश और सविता पुनिया बताना है, और अगर जो दूसरी आती है एक और वो है ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूछते हैं तो उसमें एडॉर्ड मैंडी जो हैं वो गोलकीपर ऑफ द ईयर बने थे। कमेंट सेक्शन में बता दूंगी कि ये वाला कौन सा था, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर थे ये। The International Hockey Federation या FIH has named India's men's and women's hockey goalkeepers। क्या क्या नाम है उनके? मेंस की कैटेगरी में PR श्रीजेश, नाम याद रखना, और सविता पुनिया जो है, जिनको क्या कहा जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सविता पुनिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो समर ओलंपिक्स में 2020 के समर ओलंपिक्स में जो इनकी परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से इनको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से। इनका जो प्लेस रहेगा, नेटिव प्लेस रहेगा, वो भी पूछ लिया जा सकता है। तो वो हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं सविता पुनिया, और PR श्रीजेश आपके केरला से बिलोंग करते हैं। 2017 में PR श्रीजेश को पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 37th CRPF डायरेक्टर जनरल। अब ये जो अपॉइंटमेंट्स है ना CRPF की या आपकी ITBP की और SSB की, ये आपको याद रखनी है। ये 3 मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं अभी। तो 37th CRPF डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये बने आपके सुजॉय लाल थॉसन। अब ये इससे पहले कौन से थे? इससे पहले कहाँ के डायरेक्टर जनरल थे? ये SSB के, और ITBP का इनको ITBP का इनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ था, जो आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होती है, ठीक है। तो सुजॉय लाल थॉसन वॉज अपॉइंटेड द 37th डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। CRPF की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह अभी तक DG थे CRPF के, अब ये रिटायर हो गए, तो इनकी रिटायरमेंट के बाद इनको सक्सीड किया है सुजॉय लाल थॉसन ने। इससे पहले सुजॉय लाल थॉसन जो हैं वो SSB, एज आई सेड, SSB के और ITBP के चीफ थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इधर भी अपॉइंटमेंट हुई है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि कौन कौन इधर कौन अपॉइंट हुए हैं इन दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। CRPF के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। हमने ये भी डिस्कस किया था पहले। अनीश दयाल सिंह है यहाँ पे, अनीश दयाल सिंह। ये जो हैं ये बने हैं SSB के और ITBP के चीफ, मतलब DG बने हैं ये SSB के, बट इनको एडिशनल, जैसे इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ था ना सुजॉय लाल को, वैसे इनको भी एडिशनल चार्ज ही मिला है अभी ITBP के चीफ का, ठीक है। हु हैज़ वॉन द टेनिस टाइटल तेल अवीव ओपन 2022। टेनिस का एक बहुत ही फेमस ये टाइटल है, तेल अवीव ओपन 2022 टेनिस टाइटल। ये किसने जीता है? ये नोवाक जोकोविक ने जीता है, नोवाक जोकोविक, ठीक है। और किसको डिफीट करके जीता है? इनको मरीन सिलिक को डिफीट किया है इन्होंने इस टाइटल को जीतने के लिए। और ये दोनों जो ड्यूओ है, इनको जो डबल्स वाले चैंपियनशिप होती है उसका अवार्ड मिला है, उसकी रिकॉग्निशन मिली है इन दोनों को, रोहन बोपन्ना जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और माथवे मिडिलकूप, ठीक है। तेल अवीव ओपन, जिनको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है आपका तेल अवीव वाटरजन ओपन 2022। नोवाक जोकोविक जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इनका भी प्लेस ऑफ ओरिजिन आपको पता, प्लेस ऑफ ओरिजिन सॉरी नेटिव प्लेस आपको पता होनी चाहिए। सर्बिया से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविक। वर्ल्ड के नंबर 1 रह चुके हैं ये फॉर्मर, और अब ये नंबर 7 पे हैं वर्ल्ड की टॉप टेनिस के प्लेयर्स में, ठीक है। इन्होंने ये मेन सिंगल टाइटल जीता है, ठीक है। किसको हरा के जीता है? मरीन सिलिक को। मरीन सिलिक जो है वो क्रोएशिया से बिलोंग करते हैं। इट वॉज हिज 89th ओवरऑल विक्ट्री एंड 3rd चैम्पियनशिप ऑफ 2022। 2022 के हिसाब से ये नोवाक जोकोविक का तीसरा टाइटल है, और अगर पूरा करियर हिस्ट्री इनकी देखें तो उसके हिसाब से 89th ओवरऑल विक्ट्री है इनकी सारी चैम्पियनशिप्स को मिला के।
ही बिकेम द फर्स्ट मैन टू विन अ टाइटल ऑन हार्ड, क्ले एंड ग्रास कोर्ट्स। ये आपसे जब बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 तरह के कोर्ट्स होते हैं टेनिस में, एक हार्ड कोर्ट होता है, एक क्ले वाला कोर्ट होता है और एक ग्रास कोर्ट होता है। तो इन तीनों कोर्ट्स पे जीतने वाले अकेले प्लेयर बन गए हैं ये, जो 2022 में मतलब इन तीनों कोर्ट्स पे इन्होंने जीता है, विंबलडन में भी। जोकोविक इज़ नाउ रैंक्ड नंबर 7 इन द वर्ल्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। रोहन बोपन्ना एंड माथवे मिडलकूप क्लिंचेस मेंस डबल्स टाइटल। ठीक है, पॉइंटर्स देख लेते हैं हम अपने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 4th फेज चल पड़ा है, 7th फेज चल पड़ा है और 3 मंथ्स के लिए इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब ये दिसंबर 2022 तक चलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंड कर दी गई है दिसंबर 2022 तक, क्योंकि बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं, तो मोदी जी ने ये सोचा है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। इसमें आपको 5 kg व्हीट वगैरह मिलती है, जो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग उनको, तो इसको स्कीम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2022 तक। ठीक है, तेलंगाना का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है जिसको बथुकम्मा या बाथुकम्मा फेस्टिवल कहते हैं। तो आपने इस वाले सेक्शन को ना मैंने रेड और ब्लैक इसलिए रखा है क्योंकि जो रेड वाले हैं आपको, अगर आप सिर्फ वो भी पढ़ लेते हो तो आपको इनफ रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, मेन पॉइंट इसके यही हैं। तेलंगाना सेलिब्रेट करता है बथुकम्मा फेस्टिवल। ऐसी चीज़ें स्टैटिक जीके में हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, चाहे फिर वो स्टेट हो, एसएससी हो या बैंकिंग, तो ये याद रखना। ठीक है, इंडिया ने आर्मेनिया के साथ मिलके एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स एंड वेपन सिस्टम, मतलब मिसाइल और वेपन सिस्टम्स के लिए 250 मिलियन US$ की एक डील साइन की है इंडिया ने आर्मेनिया के साथ मिलके। अंडमान एंड निकोबार बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्टेट या यूटी टू अचीव 100% कवरेज ऑफ प्रिकॉशनरी डोज। इंडिया की कोई भी अगर स्टेट या यूटी का देखा जाए, वैसे तो ये तो यूटी है, बट किसी भी स्टेट में भी अभी तक ये अचीवमेंट नहीं हुई है, तो इंडिया की पहली स्टेट या यूटी जो है वो अंडमान एंड निकोबार बन गई, जहाँ पर 100% कवरेज हो गई है कोविड के प्रिकॉशनरी डोज की। ठीक है, सारे के सारे लोग वहाँ पर कोविड की जो वैक्सीन है उससे उन्होंने लगा दिया, मतलब सबको। SBI जनरल इंश्योरेंस ने नए अपने MD CEO अनाउंस कर दिए हैं। क्या नाम है उनका? किशोर कुमार पोलूदासु। ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO किशोर कुमार पोलूदासु। PM मोदी रिसीव्स अ ब्रेल वर्जन ऑफ असामीज डिक्शनरी हेमकोश। इसमें से इतना याद रखना है कि ब्रेल वर्जन क्या होता है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो ऐसे नहीं देख के नहीं पढ़ सकते हैं, उनको जैसे वो टच करके होता है ना, मतलब टच करके वो पढ़ सकते हैं बुक्स को, उस तरह उस वर्जन को बोलते हैं ब्रेल वर्जन। तो मतलब ब्रेल वर्जन में वो डिक्शनरी कन्वर्ट करके उनको दी गई है, मोदी जी को दी गई है, ये याद रखना है। ब्रेल वर्जन ऑफ असामीज डिक्शनरी, असम की डिक्शनरी है जिसका नाम है हेमकोश, और ये लिखी किसने थी, क्रिएट किसने की थी? हेमचंद बरुआ ने, हेमचंद बरुआ ने। ठीक है, हेमचंद से आपको हेमकोश याद रहेगा, हेमकोश से हेमचंद। ठीक है, इंडिया एंड कैलिफोर्निया टू कोलैबोरेट ऑन जीरो एमिशन व्हीकल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया जीरो एमिशन व्हीकल्स के साथ के लिए किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो कैलिफोर्निया के साथ कर रहा है। कैलिफोर्निया का अभी तक का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ये लोग आई थिंक 2034 तक का या 35 तक का इनका टारगेट है कि तब तक हम बिल्कुल अपनी सारी व्हीकल्स को ज़ीरो एमिशन वाली रख देंगे। और इंडिया का क्या टारगेट है ज़ीरो एमिशन का? 2070। ये याद रखना है, बार बार मैं इसीलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंडिया एंड कैलिफोर्निया ने साइन किया है जीरो एमिशन व्हीकल्स के लिए एक MOU। नेक्स्ट है ICCR या इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने एक MOU साइन किया है गूगल के साथ, ताकि इंटरनेट पे जो सर्च है वो संस्कृत की लैंग्वेज में हम भी कर सके। ठीक है, मतलब संस्कृत की लैंग्वेज में अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च करना है तो वो ईजी हो सके, वो सर्च पॉसिबल हो सके, उसके लिए ICCR और गूगल ने एक MOU साइन किया है। ठीक है, और इससे पहले एक न्यूज़ हमने और कवर की थी कि उत्तराखंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक विलेज ऐसी होगी जिधर संस्कृत स्पीकिंग विलेज होगी जो। ठीक है, तो ये भी क्योंकि संस्कृत का ही क्वेश्चन था तो मैंने साथ में ये वाला पॉइंट भी ले लिया, ये आपकी रिवीजन हो गई कि उत्तराखंड ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत स्पीकिंग विलेज बनाएंगे। ठीक है, तेलुगु एक्टर हैं रामचरण, वेरी फेमस, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया हीरो मोटोकॉर्प का। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड आर्कटिक वुल्फ जिसका नाम है माया, बॉर्न इन चाइना। चाइना में वर्ल्ड की पहली क्लोन्ड आर्कटिक वुल्फ
आर्कटिक वुल्फ का तो आपको पता है, नाम भी आपको पता रहेगा। क्लोन्ड वो होता है मतलब जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं जिसने जन्म लिया होता, जिसको लैब में बनाया गया होता है, ठीक है। तो उस तरह की पहली जो वुल्फ है, आर्कटिक वुल्फ है, माया नाम की, वो चाइना में बनी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शशि थरूर ने एक नई बुक ऑथर की है जो BR अम्बेडकर जी की बायोग्राफी है, जिसका नाम क्या है, अम्बेडकर अ लाइफ। अम्बेडकर अ लाइफ शशि थरूर ने ऑथर की है बुक, ठीक है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA 1958 इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड टिल मार्च 30, 2023। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पहले वहाँ के लोगों ने मतलब बहुत इस चीज़ पे विरोध भी किया था कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस का स्पेशल पावर्स एक्ट है, AFSPA है, इसको हटा दिया जाए वहाँ से। अब इसमें क्या होता है, इस एक्ट के अंडर ये होता है कि जो आप वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस रहते हैं, पुलिस वगैरह जो वहाँ पर तैनात रहती है, उनको ये पावर दी गई होती है कि वो बिना किसी अरेस्ट वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एरिया ही वैसा है। मतलब वहाँ पर ऐसे जो भी मतलब बाहर के आतंकी बहुत इन्वेजन रहती है, तो उसकी वजह से इस एरिया को मतलब मार्क किया जाता है और यहाँ पर ये आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगाया जाता है, लागू किया जाता है। तो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी का भी होम का सर्च वारंट वगैरह नहीं हो तो उसके बिना भी उनके घर में तलाशी ले सकते हैं, वो सब इस एक एक्ट के अंडर होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्ट कब का है, 1958 का, ठीक है, 1958 का। नागालैंड की 9 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। कब तक एक्सटेंड कर देंगे, अप्लाई नहीं कर रहे मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे अप्लाई तो हुआ है बट उसको एक्सटेंड कर देंगे अगले साल के 30 मार्च तक, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी नई प्रेसिडेंट बन गई हैं, उन्होंने प्रेजेंट किए हैं 68th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म्स अवार्ड, ठीक है। नेशनल फिल्म्स अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किए हैं और ये जो अवार्ड्स हैं ना, ये 2020 के लिए हैं, फॉर द ईयर 2020। पहले 2021 में हम इसको बांटने वाले थे बट उसके बाद कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, तो अब ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। इसमें एक मेन अवार्ड था, वो क्या था कि आशा पारेख जी को, जो वेरी फेमस एक्ट्रेस हैं, इनको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को मिला है, ठीक है। इसमें एक और हमने कवर किया था कि अजय देवगन और सूरज आई गेस जो तेलुगु एक एक्टर थे, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। उसी फिल्म की एक एक्ट्रेस हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम कुछ अनुपमा या ऐसे कुछ है, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और कोई सूररई पोत्तुरु करके समथिंग मूवी है जिसको इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके बाद आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक मैंने पहले कवर किया है वो एक्टर एक्ट्रेस और मूवी वाला। तो अब ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड था, ये आपको पता होना चाहिए कि आशा पारेख को मिला है 2020 के लिए। नेक्स्ट है कि इसरो के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर AK अनिल कुमार। डॉक्टर AK अनिल कुमार, इनको वन ऑफ द VPs या वाइस प्रेसिडेंट्स बना दिया गया है, कहाँ का, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन का। इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीनगर बेस्ड MiG-21 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स रिटायर्स फ्रॉम इट्स फ्लाइंग ऑपरेशन। श्रीनगर बेस्ड एक MiG-21 स्क्वाड्रन था, वहाँ पर मतलब एक प्लेन का पूरा ग्रुप था, उसको रिटायर कर दिया गया ऑपरेशन से। आर्मी के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, नेवी के, एयरफोर्स के, उधर से वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब वो ऑपरेट नहीं करेंगे। और इस स्क्वाड्रन को स्वॉर्ड आर्म्स के नाम से भी जाना जाता था। यही वो प्लेन था जिसमें MiG-21 ही वो था जिसमें वो अभिनंदन यहाँ के एक वो थे ना, पायलट थे जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे, मतलब पाकिस्तान के एरिया में जिनका प्लेन क्रैश हो गया था, तो वो भी इसी में थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि MiG-21 स्क्वाड्रन, जिसको स्वॉर्ड आर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, ये अब ऑपरेशन से रिटायर कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि CBI लॉन्चेस ऑपरेशन गरुड़ अगेंस्ट द इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। CBI ने, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया ने आपका ऑपरेशन गरुड़ स्टार्ट किया है, ठीक है। ये किस लिए किया है, ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जा सके या उस पर नज़र रखी जा सके, ठीक है। INS गरुड़ा भी एक है ना, इंडियन नेवल शिप भी है ना हमारे पास एक गरुड़ा के नाम से, वो उसका जो एयर स्टेशन है वो कहाँ पे है, कोची केरला में, कोची केरला में। नेक्स्ट पॉइंट है PM मोदी इनॉग्रेटेड द 6th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 विद द थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स। अब ये आपको याद रखना है इसलिए क्योंकि इसी एक मोबाइल कांग्रेस के अंदर ही जो है वो फर्स्ट फेज़ ऑफ 5G सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस कर दिया है मोदी जी ने,
ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ 5G सर्विसेज भी लॉन्च कर दिया है मोदी जी ने इसी एक इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अंडर। 6th मोबाइल कांग्रेस थी ये इंडिया की, कहाँ पर हुई है? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। और इसकी थीम क्या है? न्यू डिजिटल यूनिवर्स, न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि एयरटेल जो है वो बन गया है पहली ऐसी कंपनी जो 5G को 8 सिटीज़ में लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च 5G इन 8 सिटीज़। 5G में ना आपका कुछ 1.5 GB पर सेकेंड की स्पीड रहने वाली है, ठीक है, 1.5 GB पर सेकेंड। नेक्स्ट है रेडबुल के सर्गियो पेरेज जो हैं वो सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स की जो रेस है वो जीत गए हैं, ठीक है। फाइनली कोई और मैक्स वर्स्टेपन के अलावा भी कोई जीता है, तो सर्गियो पेरेज जो रेडबुल के ही एक प्लेयर हैं वो सिंगापुर की F1 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। नेक्स्ट है ICICI बैंक की एक सब्सिडरी है ICICI बैंक UK PLC। इन्होंने एक नया अकाउंट ऐसा लॉन्च कर दिया है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो UK जाते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स UK जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए ये अकाउंट जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये किसने किया है स्टार्ट? ICICI बैंक ने, ठीक है। ICICI बैंक ने UK जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अकाउंट नया वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अनीश दयाल सिंह, जिनको हमने अभी डिस्कस किया था, वो अपॉइंट कर दिए गए हैं 32nd डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के आपके। अच्छा, मैंने शायद वहाँ पर ये बोल दिया था कि इनको एडिशनल चार्ज मिला है ITBP का, पर नहीं, इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है ITBP का और एडिशनल चार्ज इनको मिला है। अभी फ़िलहाल के लिए DG रहेंगे SSB के भी, सशस्त्र सीमा बल के DG का इनको एडिशनल चार्ज मिला है। और वैसे ये 32nd डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ITBP के, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? सुजॉय लाल थॉयसन को, जो अब CRPF के DG बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में जो वहाँ पे CM हैं आपके जयराम ठाकुर, उन्होंने एक ऐप वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सत्य निष्ठा। ये पुलिस के लिए ऐप है, पुलिस इसमें रिकॉर्ड रख सकती है क्रिमिनल्स वगैरह के, तो उनको थोड़ी फैसिलिटी मिल सके उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सत्यनिष्ठा लॉन्च किया है। केरला के पुलमपारा जो है वो पहली ऐसी फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत बन गई है इंडिया की, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, केरला की पुलमपारा या पुलमपारा कह सकते हैं इसको, ये बन गई है इंडिया की फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स रीनेमिंग ऑफ फैज़ाबाद कैंट एज अयोध्या कैंट। फैज़ाबाद कैंट जो है या फैज़ाबाद कैंटोनमेंट जो है उसको रीनेम कर दिया गया है एज अयोध्या कैंट, अयोध्या कैंट। और कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है। NPCI एंड सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान साइन MOU टू लॉन्च इंडियाज़ रुपे डेबिट कार्ड इन ओमान, ठीक है। NPCI ने सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ मिलके रुपे डेबिट कार्ड को, अब इसमें रुपे डेबिट कार्ड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रुपे डेबिट कार्ड को ओमान में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। फॉर्मर जर्मन चांसलर जो हैं एंजेला मर्कल, उनको एक और अवार्ड मिला है UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ के द्वारा, नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड, नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड, ठीक है, जिसकी वजह से पहले मिला था उसी लिए मिला है कि रिफ्यूजीज़ को इन्होंने पनाह दी थी जर्मनी में, तो उसी के लिए इनको यहाँ पर अवार्ड मिला है ये वाला। नेक्स्ट है BD मिश्रा टेक्स एडिशनल चार्ज एज मेघालय गवर्नर। BD मिश्रा को एडिशनल चार्ज मिल गया है मेघालय के गवर्नर का। एडिशनल चार्ज तब मिलता है जब मतलब एक जो पर्सन होता है वो ऑलरेडी एक आपकी पोजीशन जो है उसको होल्ड कर रहा होता है और उसको एडिशनल मिल जाती है कोई एक और सर्विस भी। तो BD मिश्रा को एडिशनल चार्ज मिल गया है मेघालय के गवर्नर का भी। अभी ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर सर्व कर रहे हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ये ऑलरेडी, और अब ये मेघालय के भी गवर्नर रहेंगे जब तक मेघालय के कोई नए गवर्नर नहीं बनते। मेघालय के गवर्नर कौन थे इससे पहले जिनको इन्होंने सक्सीड किया है? सत्यपाल मलिक, ये रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए अब BD मिश्रा मेघालय और आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहेंगे। जो 2 स्टेट्स वाले गवर्नर हैं ना वो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। PM मोदी पार्टिसिपेटेड, एक और भी है ना ऐसे गवर्नर जो 2 स्टेट्स को वो कर रहे हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद, जो प्रेसिडेंसी के लिए मतलब पता ही हो आपको, ये वाला बताना है आपने मुझे कि दूसरे कौन से ऐसे गवर्नर हैं जो 2 स्टेट्स के चार्ज जिन्होंने ले रखे हैं, ठीक है। बहुत बार डिस्कस किया हमने वो भी। PM मोदी पार्टिसिपेटेड इन द फेमस कुल्लू दशहरा
celebrations at Dhalpur ground in Kullu. With this, he becomes first PM to attend Kullu Dashera. PM मोदी जो हैं वो हिमाचल गए थे, तो उन्होंने वहाँ का जो कुल्लू दशहरा बहुत ही फेमस है वहाँ पे, उसको अटेंड किया है। और ये दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? ढालपुर ग्राउंड ऑफ कुल्लू में। ढालपुर ग्राउंड ऑफ कुल्लू में ये दशहरा मनाया जाता है। और इसी इन्वॉल्वमेंट के साथ, इसी पार्टिसिपेशन के साथ मोदी जी जो हैं वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन गए जिन्होंने ये दशहरा अटेंड किया है। ठीक है, कुल्लू दशहरा ढालपुर ग्राउंड कुल्लू में मनाया जाता है। ये आपके आज की न्यूज़ थी। अब अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनके भी आंसर बताना। और मैं आपसे नेक्स्ट क्लास मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।